हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 यानी NCFTE 2009। इससे पहली क्लास में हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 के बारे में बात की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी भी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी, सारी सीक्वेंस में आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आज हम बात करेंगे कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 क्या है, इसमें किन किन प्रमुख पहलुओं पर बात की गई है, शिक्षक शिक्षा में डाइट की क्या भूमिका है, और लास्ट में हमेशा की तरह प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे से क्वेश्चंस बने हैं। तो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात करें NCFTE 2009 की, तो NCFTE को हम इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन बोलते हैं। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो, शिक्षक शिक्षा, तो यहाँ पर शिक्षकों की शिक्षा की बात की जा रही है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है जिससे उन्हें नए नए तकनीकों के बारे में बताया जा सके, उन्हें तकनीकों के उपयोग के बारे में बताया जा सके, नई नई शिक्षण विधियों के बारे में बताया जा सके ताकि शिक्षक अधिक सक्षम बने और जागरूक बने। तो एक बार देख लेते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। तो ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि इसको किसने जारी किया, तो इसका आंसर होगा NCTE। यह रूपरेखा शिक्षक तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का वर्णन करती है ताकि वे अधिक सक्षम, संवेदनशील और जागरूक शिक्षक बन सके। ठीक, ताकि शिक्षक बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के बारे में ये बात करती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें प्रमुख पहलुओं पर बात की गई है। सबसे पहले है कि शिक्षक का समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। तो NCFTE का कहना है कि शिक्षकों का हर तरीके से विकास हो, उनका समग्र विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, पेशेवर दृष्टिकोण से सशक्त हो। सिर्फ उन्हें विषय विशेषज्ञ नहीं बनाना है बल्कि उनका समग्र विकास पर ध्यान देना है। अगर गणित का शिक्षक है तो वो सिर्फ बच्चों को समीकरण नहीं सिखाएगा बल्कि उन्हें तर्कशील बनाने पर काम करेगा, ईमानदार बनाएगा, धैर्यवान बनाएगा। अगर कोई बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो टीचर उसे मोटिवेट करे, उसे प्रेरित करे, उसे दोबारा करने के लिए प्रोत्साहित करे, बच्चों को उनकी असफलता से निराश ना होने दे। तो इस बारे में बात करता है NCFTE। अब हम एक बार देख लेते हैं, यह रूपरेखा शिक्षक के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ ना बने बल्कि नैतिक, सामाजिक और पेशेवर दृष्टिकोण से भी सशक्त बने। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट नॉलेज, तो विषय ज्ञान होना चाहिए शिक्षकों को, उनका आधार मजबूत होना चाहिए। शिक्षकों को अपने विषय में मजबूत आधार होना चाहिए ताकि वे छात्रों को गहन ज्ञान प्रदान कर सकें। अगर शिक्षकों को सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं होगी तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, तो ये तो प्रायोरिटी है। इसके बाद शिक्षण कौशल, तो NCFTE का कहना है कि शिक्षकों को शिक्षण कौशल भी सिखाए जाएं जिससे वो बच्चों को नई नई तकनीकों का यूज़ करके, नई नई विधियों का इस्तेमाल करके बच्चों को शिक्षा दे पाएं। इसके बाद है मूल्य और नैतिकता, वैल्यू एंड एथिक्स। तो शिक्षक में नैतिकता और मूल्यों का विकास होना चाहिए जिससे शिक्षक एक अच्छे रोल मॉडल की तरह अपनी भूमिका निभा सके। बच्चे भी वही कॉपी करेंगे और बच्चों में भी नैतिकता और मूल्यों का विकास होगा। नेक्स्ट है विविधता और समावेशन यानी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो यहाँ पर NCFTE का कहना है कि जो बच्चे बच्चों में अलग अलग विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे उनके समाज को लेकर हों या संस्कृति को लेकर हों या उनमें आर्थिक विविधताएं हैं, इन सभी को समझे और उसे अपनाएं।
अगर क्लास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो शिक्षक उनकी भाषा का सम्मान करे। उन्हें पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ पाए। अगर कोई बच्चा आदिवासी समुदाय से आता है तो शिक्षक उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, इन सभी को समझे और उसके साथ संवाद करे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। NCFTE 2009 यह मानता है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में शिक्षकों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को समझना और उसे अपनाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को समावेशी और समान शिक्षा प्रदान कर सके। इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। किन किन बातों पर दिया गया है देख लेते हैं। वंचित वर्गों के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, चाहे दलित हों, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले हों या अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो या कोई भी अन्य पिछड़े वर्गों से जो छात्र आ रहे हैं, उन सभी की ज़रूरतों को समझना है, उसको ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। इसके बाद है समाज की विभिन्नता का सम्मान। तो NCFTE का कहना है कि शिक्षकों को समाज की जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, धर्म है, इन सभी का सम्मान कराना सिखाया जा सके। इसके बाद है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र यानी क्रिटिकल पेडागोजी, यानी शिक्षक बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर पाए, उनमें आलोचनात्मक सोच को विकसित कर सके, जिज्ञासा को विकसित कर पाए। तो ऐसा होना चाहिए एक टीचर को। तो NCFTE का कहना है कि यह रूपरेखा शिक्षकों को केवल तथ्य और सूचनाएं देने तक सीमित नहीं करती, बल्कि उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखती है जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच और जिज्ञासा को विकसित कर सके। यानी अगर साइंस की क्लास है तो टीचर सिर्फ बच्चों को ये ना बताए कि पानी का तापमान कैसे बदलता है, बल्कि बच्चों को अनुभव करने के अवसर देने हैं, उन्हें प्रयोग के माध्यम से समझाना है, जिससे बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स यानी शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। तो शिक्षकों का व्यावसायिक विकास भी होना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिससे शिक्षक अपनी क्लास में नई नई विधियों का प्रयोग कर पाए, बच्चों को नई नई तकनीकों के माध्यम से पढ़ा पाए। देखते हैं NCFTE 2009 में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षक अपने पेशे में सतत रूप से सुधार और विकास करते रहें। इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं देखते हैं। सबसे पहले है आत्मचिंतन यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो टीचर्स को खुद का आत्म मूल्यांकन करना आना चाहिए, वो खुद को आंक सकें, अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और साथ ही उसमें सुधार भी कर सकें। इसके बाद है शोध कार्य यानी रिसर्च। तो शिक्षकों को समय समय पर शोध कार्य भी करने चाहिए, जिससे वो नए नए तरीकों को खोजें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छे अच्छे तरीके का इस्तेमाल कर पाए। इसके बाद है समुदाय सहभागिता यानी कम्युनिटी एंगेज। तो शिक्षकों को समाज के साथ भी जुड़ना है, समुदाय के साथ भी जुड़ना है, जिससे वो उनकी समस्याओं का पता लगाए, उनकी आवश्यकताओं को समझे और फिर उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करे। तो ये है समुदाय सहभागिता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी का समावेश, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें NCFTE का कहना है कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाए। एक बार देख लेते हैं NCFTE 2009 प्रौद्योगिकी को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संवर्धन के रूप में करना चाहिए। इस दिशा में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है। किन किन बातों पर जोर दिया गया है? सबसे पहले है ई-लर्निंग। तो इसमें ई-लर्निंग यानी ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए, डिजिटल संसाधनों का प्रयोग किया जाए। जैसे अगर टीचर बच्चों को पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह के बारे में पढ़ा रहा है तो वे मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ या 3D मॉडल यूज़ कर सकता है, और इसके अलावा वीडियो लेक्चर, डिजिटल प्रश्नोत्तरी ये सब तैयार कर सकता है, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से समझे और उसमें जिज्ञासा भी उत्पन्न हो। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वही है इसमें स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा में विभिन्न शैक्षणिक उपकरणों और तकनीकी का इस्तेमाल, जैसे स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया सामग्री आदि। इसके बाद है शिक्षकों का प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी। तो टीचर्स को भी
प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे तकनीकी का इस्तेमाल करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे उपयोग करना है। शिक्षकों को तकनीकी ज्ञान और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना ताकि वे तकनीक का सही उपयोग कर सकें। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे इसके कुछ प्रमुख पहलू। क्या क्या पढ़ा हमने? विविधता और समावेशन, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, प्रौद्योगिकी का समावेश, शिक्षक का समग्र विकास, ये सब हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट की भूमिका। तो डाइट की क्या भूमिका है शिक्षक शिक्षा में, इसके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षक शिक्षा में डाइट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन संस्थानों की स्थापना की गई थी। अब इसकी क्या भूमिका है हम इस बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। सेवा पूर्व मतलब सेवा में आने से पहले, यानी शिक्षक बनने से पहले। तो जो शिक्षक बनने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है वो होता है सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण। एक बार देख लेते हैं। सेवा पूर्व प्रशिक्षण का तात्पर्य उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा शुरू करने वाले हैं। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले दिया जाता है ताकि वे शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रक्रियाओं से परिचित हो सके। जैसे प्राथमिक शिक्षकों के लिए 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, DLED आयोजित किया जाता है, जिसमें उन्हें बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका, बाल विकास, शिक्षण तकनीकी, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी ये सुनिश्चित किया जाता है कि वे कक्षा में पढ़ाने से पहले अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं। ठीक है। इसके बाद है सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी जो शिक्षक सेवा में है उनको प्रशिक्षण देना। इसमें शिक्षकों को नई तकनीकें, ई-लर्निंग टूल्स, इन सब के बारे में सिखाया जाता है जिससे टीचर्स बच्चों को और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सके। एक बार देख लेते हैं। सेवारत प्रशिक्षण उन शिक्षकों के लिए होता है जो पहले से ही सेवा में हैं। इसका उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियाँ, तकनीकी उपकरणों और शैक्षिक सुधारों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। उनके कौशल को बनाए रखने और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिससे शिक्षकों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, उनमें कौशल बना रहे, इसलिए ये किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। तो एक डाइट की भूमिका ये भी है कि उन्हें शैक्षिक सहयोग प्रदान करती है न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को। तो इसमें डाइट क्या करती है? इसमें डाइट न्याय पंचायत केंद्र के पास प्रशिक्षित शिक्षकों की एक टीम भेजती है जो वहाँ के शिक्षकों को नई नई शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण देते हैं और छात्रों को नई शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। एक बार देख लेते हैं। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थापित शैक्षिक केंद्र होते हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा से संबंधित समस्याओं का हल करना और समुदायों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। तो डाइट क्या करता है? डाइट इन केंद्रों को शैक्षिक सामग्री, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान करता है ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या रोल है। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। तो डाइट की एक भूमिका ये भी है जिसमें क्या किया जाता है? प्रधान अध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को शिक्षण संस्थान का बेहतर प्रबंधन और संचालन करने के लिए प्रशिक्षित करना। तो क्या करता है? डाइट एक कार्यशाला का आयोजन करती है जिसमें प्रधानाध्यापकों को स्कूल प्रबंधन की प्रणाली सिखाई जाती है, जैसे बजट का प्रबंधन हुआ या शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो ये है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग देना। तो डाइट क्या करता है? डाइट ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC में एक मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें विभिन्न विषयों के शिक्षकों को नई पाठ्य योजनाएं, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन के तरीके, इन सब की जानकारी दी जाती है। एक बार देख लेते हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC ब्लॉक स्तर पर स्थापित होते हैं और इनका उद्देश्य उस क्षेत्र के स्कूलों और शिक्षकों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। डाइट इन केंद्रों को शैक्षिक सामग्री, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन देते हैं ताकि ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता का सुधार हो सके।
ठीक है, तो ये थी एक डाइट की भूमिका शिक्षक शिक्षा में। ठीक है, क्या क्या देखा इसमें हमने? सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग देना। क्लियर है? तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि क्या क्या क्वेश्चंस आए इससे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 2022 में आया हुआ है, 2023 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2022 में क्या आया? अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCTE, CTE, MHRD या NCERT? क्या है? NCTE। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था इसको स्टार्टिंग में ही। इसके बाद 2020 में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 2 नंबर का है, एक 1 नंबर का है। देख लेते हैं क्या क्या है। शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखिए। तो अभी पढ़ा है बिल्कुल हमने, डाइट का रोल बताना है। आप ये सभी बताएंगे इसमें, सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। तो आप ये सब इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो आप बता सकते हैं इस जो हमने लास्ट में पॉइंट पढ़ा था डाइट की भूमिका में, एक बार देख लो उसको। ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग देना, तो आप इसमें लिख सकते हो कि ब्लॉक संसाधन केंद्र ब्लॉक स्तर पर स्थापित होते हैं और इनका उद्देश्य उस क्षेत्र के स्कूलों और शिक्षकों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना होता है। आपको इसमें BRC का रोल लिखना है, BRC की क्या लिखनी है इसमें? भूमिका लिखनी है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आप कुछ आगे पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, संसाधन उपलब्ध कराना, स्कूल निरीक्षण, समस्या समाधान, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन। आप इसमें ऐसे पॉइंट्स लिख कर आ सकते हो। ये 1 मार्क्स का ही है, तो आपको कोई इसमें डिटेल में इलेबोरेट नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।